नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि पता है आपको कि हमारी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है, तो इसी क्रम में जो हम डेली महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से प्रश्नों को देखना है और हमें लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता थे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको शुरुआत करनी होगी। आप शुरुआत करके तो देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको बस क्या करना है, एक शेड्यूल बनाइए अच्छे से, हर क्लासेस के लिए एक टाइम निकालिए कि हाँ, हमें इतने टाइम बाल विकास पढ़ना है। हर विषय को समय दीजिए, हर विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है और बाल विकास आपके लिए नया विषय है, तो शुरुआत में आप उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। कभी मत भूलिए कि आपने पढ़ाई क्यों शुरू की थी। अगर आप कहीं बाहर रुक के रह रहे हैं तो आप ये कभी मत भूलिए कि आप बाहर क्यों रह रहे हैं। अगर आप कोई काम करने के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचिए कि आप दो दो चीजें मैनेज कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। तो जब आप इस क्यों पे काम करेंगे ना, रिजल्ट अपने आप आएगा। अगर आगे बढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। अब समायोजन क्या होता है? देखिए, समायोजन को हम कहते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, तो जिसका एडजस्टमेंट जितना बढ़िया है ना, वो उतना ही बढ़िया सामाजिक व्यक्ति है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बच्चों के साथ कंफर्टेबल हैं, बड़ों के साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप एक सामाजिक व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आप एडजस्ट कर लेते हैं माहौल के हिसाब से। ठीक है, तो ये है आपका एडजस्टमेंट। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन थे? तो यह परिभाषा देने वाले थे जीन पियाजे साहब। ये परिभाषा किसने दी है? जीन पियाजे साहब ने दी है। आपका सही जवाब होगा जीन पियाजे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से या अवबोध की क्षमता से। तो बताइए, देखिए शिक्षार्थी का वजन, अब जो वजन है, तो क्या वजन मानसिक विकास पे प्रभाव डालेगा? अगर मान लीजिए मेरा वजन मान लीजिए 110 केजी है, ठीक है, तो और मेरी हाइट 7.5 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी है, तो क्या मेरी हाइट मेरी ग्रोथ पर असर डालेगी? मेरी मेंटल ग्रोथ पे असर डालेगी? फिजिकल ग्रोथ पे तो असर पड़ेगा, वृद्धि पे तो असर पड़ेगा, क्या विकास पे असर पड़ेगा? हाइट का, फिजिकल अपीयरेंस से बहुत जो विकलांग लोग हैं वो शिक्षा में इतने आगे होते हैं कई बार, जितने सामान्य लोग नहीं होते। तो ये कहना कि जो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई ये मानसिक विकास में इसका संबंध है, नहीं है। तो आपसे पूछा नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, तर्क एवं निर्णय क्यों नहीं था? तर्क एवं निर्णय, अब लॉजिक और जो डिसीजन मेकिंग है, वही तो मेंटल ग्रोथ आपकी दिखाती है कि आपने कितना इंप्रूव कर लिया। यही तो आपके मानसिक विकास को दिखाता है कि आप कितने लॉजिकल हैं और आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे स्मृति का विकास। तो बिल्कुल आपकी याददाश्त आपकी मानसिक विकास पे असर डालेगी ना, इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इसके बाद देखें तो अवबोध की क्षमता, तो बिल्कुल अवबोध की क्षमता भी आप पे प्रभाव डाल रही है। एक तरह से आपके मानसिक विकास है वो डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे तो देखेंगे, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है, किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, किशोरावस्था के बाद होती है या प्रौढ़ावस्था में होती है? तो बताइए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या होती है शैशवावस्था में। जन्म के समय, कल मैंने आपको बताया होगा, तो आपको अगर याद होगा कि जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय बच्चे में 270 हड्डियां होती हैं, और उसके बाद जब वो किशोरावस्था में आ जाता है तो उसकी कितनी हड्डियां बचती हैं? 206, 207। ठीक है, 206, 207। कई बार किसी में एक ये हड्डी होती है वो दो पाई जाती है, किसी में वो ज्वाइंट हो जाती है, तो इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसकी हड्डियों की संख्या घटती रहती है, क्योंकि क्या होता है, जो दो हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ने लगती हैं,
और ये हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या कम होती है। एक्चुअल में वहां से कोई हड्डियां निकाल नहीं रहा है, तो आपको ध्यान देना है बोन्स जितनी हैं उतनी ही हैं, बस वो बोन्स जुड़ती चली जाती हैं और प्रौढ़ावस्था तक आते आते शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रौढ़ावस्था। किस समय सबसे ज्यादा होती है? जन्म के समय, ठीक है, या शैशवावस्था में। और सबसे कम कब होती है? ये आपकी प्रौढ़ावस्था में। अगर अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। भाई किशोरावस्था की क्या समस्या प्रमुख है? वजन बढ़ने की समस्या प्रमुख है, शिक्षा की समस्या प्रमुख है, समायोजन की है, या अच्छे परिणाम देने की है? देखिए वजन बढ़ने की समस्या किशोरावस्था में नहीं होती, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा तेजी से वृद्धि कर रहा होता है, तो बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका वजन किशोरावस्था में बहुत तेजी से बढ़ता है। वो वजन जब वो किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर आते हैं तब बढ़ता है, या तो फिर वो जो है बाल्यावस्था में उनका वजन बढ़ता है। तो ये तो समस्या है ही नहीं, और वजन बढ़ना भी किशोरावस्था को प्रभावित नहीं कर रहा है। वजन बढ़ना तो उसके पर्सनल चीजों को प्रभावित कर रहा है, किशोरावस्था को नहीं प्रभावित कर रहा कि उसकी जो किशोरावस्था की ग्रोथ है उसको प्रभावित कर रहा हो। शिक्षा, देखिए शिक्षा तो हमेशा की समस्या है, और शिक्षा तो सबको हर स्टेज में चाहिए। तो ये बोलना किशोरावस्था की प्रमुख समस्या शिक्षा है, तो बिल्कुल नहीं। शिक्षा तो उसकी अच्छी से चलती रहती है और वो अपनी शिक्षा पर फोकस्ड रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फोकस्ड रहते हैं, कुछ नहीं रहते तो उनके अपने पर्सनल रीजन होते, बट ये प्रमुख समस्या नहीं है। अच्छे परिणाम देने की, तो वो एक हर उम्र में होता है, चाहे किशोरावस्था हो, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, बच्चा अच्छा करना चाहता है। अब बाल्यावस्था किशोरावस्था में वो अच्छे परिणाम भी देना चाहता है, तो ये प्रमुख समस्या नहीं है। प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की। अभी मैंने बताया था ना, समायोजन को क्या कहते हैं हम लोग? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, ठीक है। वो समायोजित नहीं कर पाता, अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता चीजों में। देखिए अब अगर आप अभी कुछ लोग तो किशोरावस्था में होंगे, कुछ किशोरावस्था से ज्यादा के हो गए होंगे, तो उन्हें एहसास हुआ होगा कि उस टाइम पे आपके लिए रूटीन बनाना, टाइम टेबल फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि क्या होता है, आपका दिमाग तूफान से गुजर रहा होता है, ठीक है, आपका दिमाग एक तूफान से गुजर रहा होता है, रोज नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, तो आपको अपने लिए टाइम टेबल बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। आपके लिए आपको अपने लिए टाइम टेबल बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा समायोजन की, ठीक है। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। मैंने कई बार आपको बताया है कि सीटेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सीटेट में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, ये किसने कहा है? ये कहा है स्टेनली हॉल साहब ने। आपको ध्यान रखना है, ये किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल ने बोला था, क्योंकि क्या होता है, कई किशोरावस्था में व्यक्ति के अंदर बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे होते हैं, इसीलिए इसे तनाव, तूफान और संघर्ष से रिलेट किया है। क्योंकि क्या है कि बच्चा बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास बहुत आइडियाज हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत सारे थॉट हैं, अभी वो समायोजित होने की कोशिश कर रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, पर एडजस्टमेंट करना चाहता है, तो वही एक उसके लिए तनाव, तूफान की तरह काम करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर मूव करेंगे तो देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमारा जो ये कोर्स है 21 रुपीज वाला, ये आप परचेज कर सकते हो, और इसमें आपको क्या मिलेगा? अगर ये कोर्स आप परचेज करते हो, ठीक है, तो आप केवल 21 रुपए में बाल विकास बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक डाउट आपका बाल विकास का दूर हो जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ। आपकी जो विषय की आप एक प्रारंभिक समझ है वो विकसित होगी, आप समझेंगे विषय को पहली बार कि विषय हमसे क्या बोल रहा है। आप जब अगर एक बार विषय से इस तरह से कोऑर्डिनेट करने लगते हैं ना, फिर कोई चीज टफ नहीं लगती। और ये टफ लगने के पीछे भी रीजन एक ही है, क्योंकि आप इस विषय से बहुत अच्छे से रूबरू नहीं है, कभी आपने इस विषय में बहुत समय नहीं दिया। अब आप पहली बार आया है तो समय देंगे और इंप्रूव होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ भी फ्री में मिलेगी, ठीक है। अगर आगे आते हैं तो जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं? तो अगर आपको याद होगा, जीन प्याजे की हम लोगों ने अवस्थाएं पढ़ी थी। कितनी अवस्थाएं थी? जीन प्याजे साहब की 4 अवस्थाएं थी, ठीक है। संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक,
उससे पहले हमने जो मोटर स्टेज पढ़ा, फिर पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक, तो हमने ऐसे 4 स्टेजेस पढ़ी थी, ठीक है। एक वही हमारी जो पेशीय अवस्था होती थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक के बाद हमने क्या पढ़ा, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता था, इसमें बच्चा किसी चीज को देख के तो इमेजिन कर लेता था, पर जो चीज उसके सामने मौजूद ना हो उसको देख के वो कल्पना नहीं कर पाता था, तो ये मूर्त चिंतन होता था, यह मूर्त चिंतन की अवस्था भी बोलते थे। इसके बाद आता है अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। और इस अमूर्त संक्रियात्मक में हमने क्या समझा था कि ये ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक, कितनी अवस्थाएं हो गई, 4। ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उसकी आर्थिक स्थिति, बताइए। देखिए, परिवार का वातावरण मानसिक को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मैंने क्या कहा था, नहीं आया तो सबसे पहले नहीं पे गोला बनाइए, ठीक है। नहीं पे गोला बनाइए, नहीं पे आपने गोला बनाया, आपको समझ में आ गया कि हमें इस नहीं से कुछ आंसर मिलेगा। अब है कि परिवार का वातावरण, तो परिवार के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, परिवार के वातावरण, एक सेकेंड, परिवार के वातावरण का प्रभाव यह पड़ता है कि अगर परिवार का वातावरण जैसा होता है उसी हिसाब से बच्चे का विकास होता है। अगर वहां पे किसी के घर में आईएएस लोग हैं, ठीक है, किसी के घर में आईएएस लोग हैं, तो वहां पे परिवार का वातावरण पढ़ाई को लेके बहुत अनुकूलित होगा। ऐसे घर में बच्चे एक गवर्नमेंट जॉब में और प्रतिष्ठित गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। तो क्या हो गया, आईएएस हो गया, जो एक अनुकूल वातावरण वाला घर हो गया, ठीक है, अनुकूल वातावरण वाला घर हो गया, ठीक है। और एक बच्चा है जिसके घर में कोई ऐसा है जो, मान लीजिए किसी उसके घर में कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो अब क्या है, वहां पे रोज पुलिस आएगी, रोज कोई मैटर होगा, रोज इंटरफेरेंस होगा, या घर वाले जो हैं उनके माता पिता के बीच में अक्सर लड़ाई होती है, तो बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो परिवार के वातावरण का प्रभाव पड़ा, बिल्कुल प्रभाव पड़ा। उसके बाद है धार्मिक वातावरण। तो देखिए, बच्चे के मानसिक विकास पर धार्मिक वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपका सही आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है, आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि किसका नहीं पड़ता। परिवार की सामाजिक स्थिति, तो देखिए जो सोशल स्टेटस होता है आपका, कोई अमीर लोग हैं, कोई गरीब लोग हैं, तो जो सामाजिक स्टेटस होता है, कहीं किसी बहुत अच्छे चरित्र वाला परिवार है तो उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा होती है, और जब उसकी प्रतिष्ठा होती है तो उससे जुड़े लोगों को उसी तरह की सामाजिक मदद मिलती है। समाज बहुत अलग तरह से काम करने वाला है और एक सिस्टम से चलता आ रहा है, नैतिक चीजों पर चलता है। तो जहां पे जिस परिवार में नैतिकता होती है वहां पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जहां पर थोड़ी नैतिकता की कमी होती है तो समाज के द्वारा विरोध देखने को मिलता है। तो सामाजिक स्थिति का फर्क पड़ता है, ठीक है। सोशल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल स्टेटस। तो भैया पैसे का तो है ही है, आजकल कलयुग पूरा पैसों पे है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपके पास कार है, तो आपको लोग उस तरह से देखेंगे। आप अगर साइकिल से चलते हो तो लोगों के मन में एक अलग भावना आती है। तो ये आर्थिक स्थिति का तो प्रभाव हम लोग रोज देखते हैं। क्लासरूम में 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा बहुत फाइनेंशियली अच्छा है तो दूसरे बच्चे के प्रति उसका व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है। तो हमें यह याद रखना है कि इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन धार्मिक वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण का प्रभाव सब पे सेम पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो आईएएस के घर का बच्चा हो या फिर किसी जो है मतलब भीख मांगने वाले के घर के बच्चा हो, उस पर कोई अलग प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया। तो ये अवस्थाएं, इनके सिद्धांत किसने दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। मैं फिर बोलूंगा, ऐसे प्रश्नों को आप लिखते रहिए और इनके सिद्धांतों को समझते हुए चलिए।
इस नैतिक तर्क का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग साहब ने। कोहलबर्ग ने बताया था नैतिक तर्क की अवस्था के बारे में। तो एरिक्सन, फ्राइड, पावलोव नहीं होंगे, आपका आंसर होगा कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने बताया था नैतिक तर्क की अवस्था, नैतिक तर्क की अवस्था कोहलबर्ग। ठीक है, तो ये आपको याद करते चलना है, कोई भी नाम आए आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या सिद्धांत दिया। आप इस स्तर पर जब पकड़ लेंगे ना, आपकी गाड़ी कभी नहीं फंसेगी। ठीक है, अगर अगले प्रश्न पर चलते हैं तो देखते हैं वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। तो आज मैं आपके ये जो चूहे, बिल्ली, ये सब आप सुनते हैं, इनके सारे डाउट दूर ही कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चूहों पर प्रयोग किसने किया। तो चूहों पर प्रयोग किया स्किनर ने। स्किनर ने किया चूहों पर प्रयोग। कुत्तों पर प्रयोग किसने किया? कुत्तों पर प्रयोग किया पावलोव ने। पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया। ठीक है, आपके स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, और कौन है महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बताइए? जीन पियाजे ने खुद के बच्चे पर किया। जीन पियाजे ने बच्चों पर किया। जीन पियाजे ने बच्चों पर किया। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो ये आपके, लेकिन आपका यहां पर आंसर क्या होगा? इन्होंने पूछा है वंशानुक्रम, इसमें देखिए स्किनर ऑप्शन में नहीं है, और फिर पूछ रहा है वंशानुक्रम से संबंधित। तो भैया वंशानुक्रम पे किसने काम किया है? वंशानुक्रम पे काम करने वाले इसमें से एक ही बंदे हैं, वो है मेंडल साहब। तो आपका आंसर हो जाएगा मेंडल, जॉर्ज मेंडल, जो ये आपके हैं। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? अब ये प्रश्न आप अपने नैतिक ज्ञान से दे सकते हैं। आपने देखा होगा, आपका जो कोई भी फ्रेंड रहा है, उसमें ऊर्जा से आप बता सकते हैं कि आपका मित्रवत लक्षण वाला फ्रेंड है या नहीं है। खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो कैसा आप दोस्त चाहते हैं, आप खुद बताइए। आप ऐसा दोस्त नहीं चाहते जो खुश मिजाज हो। जब खुश मिजाज आप दोस्त चाहते हैं तो ये तो ऊर्जावान मित्रवत का लक्षण हो गया। दूसरा है सामाजिक, तो ऐसा दोस्त नहीं चाहते जो सामाजिक रूप से घुले मिले, सबसे अच्छे से बात करे, सबसे अच्छे से पेश आए, आपके घर में आपके परिवार से बहुत अच्छे से बात करे। तो ऐसा आप चाहते हैं ना, तो सामाजिक, ऊर्जावान मित्रवत बालक के लिए सामाजिक बच्चे का आप चाहेंगे कि आपका मित्र सामाजिक हो। अगर इसके बाद बात करें ऊर्जा का उच्च स्तर, तो भाई हाई एनर्जी किसको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देती। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज इंसान से मिलते हैं ना, तो आपके अंदर भी एक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे ही आप भी चाहेंगे कि आपके बालक में, जो आपका मित्र हो, ऐसा कोई बालक हो, उसमें भी ऊर्जा भरी हो, ताकि आप भी कभी अगर डाउन फील कर रहे हो तो उससे ऊर्जा ले सको। बहुत प्रभाव पड़ता है, आप किन लोगों के साथ रहते हो, इसका आप पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आपकी जो ऊर्जा है ना, उसका स्तर कभी ऊपर कभी नीचे होता है, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके वातावरण का। आपका वातावरण कैसा है, ये आपके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वातावरण का ध्यान रखिए। ठीक है, आसानी से चिढ़ने वाला, तो भाई ऐसा कौन दोस्त चाहेगा? ऐसा कौन सा दोस्त चाहेगा जिसका दोस्त आसानी से चिढ़ने वाला हो? आप तो नहीं चाहेंगे ना। तो बस आपका आंसर यही हो जाएगा। ऊर्जावान मित्रवत का लक्षण नहीं है भाई ऊर्जा। आसानी से चिढ़ने वाले दोस्त में कहां से ऊर्जा है भाई? कहां से इस ऑप्शन को देखा जा सकता है? तो आपका आंसर क्या हो गया? आसानी से चिढ़ने वाला। तो आपने ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, ऐसे ही हम महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार करते रहेंगे। तो आपको बस परेशान नहीं होना है, लगे रहना है अच्छे से हमारे साथ, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप हमारा प्लस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आप 21 रुपीज में पूरा सीटेट पढ़ेंगे, ठीक है, मात्र 21 रुपीज में। केवल किसी भी बच्चे को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, बट हमें यह पता है कि कोई 21 रुपीज अफोर्ड करने में सब सक्षम होते हैं, ये बहुत बहुत कम राशि है। ठीक है, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा इस जो ये वीडियो है, इसके आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, आप वहां से भी जाके कोर्स को देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हो। तो बस, और आपको जैसे जो ये फ्री क्वेश्चन है ये लगातार यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। ऐसे ही डेली महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, डेली प्रश्नों को देखना है। सब जितने भी मित्र हैं, जो भी तैयारी कर रहा है, जिसके भी आप हितैषी हैं,
वैसे ये अवस्था में हितैषी नहीं होते हैं, कंपटीशन होता है, बट जो भी आपका दोस्त है साथ में तैयारी करने वाला है उसको ये अच्छे से शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।